इमेजिन अ क्लिनिकल सिनारियो। एक पेशेंट सर्जरी के लिए लिया जा रहा है और या फिर सर्जरी चल रही है, आईवी फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं और जैसे ही आईवी फ्लूइड्स दिए उसको, तो देयर इज अ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इन द पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी। तो क्या होगा इससे? ये पोटेंशियली फेटल कंडीशन हो सकती है, डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि उस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की वजह से ब्लड लॉस में इंक्रीज ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये एक सिचुएशन है। या फिर कॉरोनरी एंजियोग्राफी चल रही है, एक डाई इंजेक्ट किया जाता है इनटू द पेशेंट। अब ये डाई कॉरोनरी आर्टरीज में जाएगा और रेडियोग्राफिकली उसके इमेजेस देखे जाते हैं कि कहां कहां ब्लॉक्स है। लेकिन जैसे ही डाई इंजेक्ट किया और वो कॉरोनरी आर्टरीज में गया, देयर इज रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया इन द पेशेंट एंड हाइपोटेंशन एंड एपनिया हो सकता है। या फिर थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, कई बार थ्रोम्बस है, उसने कॉरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया है, तो आप थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्ट करते हो इनटू द कॉरोनरी आर्टरी। तो जैसे ही वो थ्रोम्बोलाइटिक दिया, अगेन एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स हो गया, मैसिव रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस है, ये ट्रिगर होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल क्लिनिकल सेटिंग्स और इस वजह से हमें इनको जानना और स्टडी करना जरूरी है। तो ऐसे ही दो रिफ्लेक्सेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बेजोल्ट-जैरिश रिफ्लेक्स और बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। देखिए, देयर इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्सेस कॉल्ड एज कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। क्यों इनको कहा गया है कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस? क्योंकि रिसेप्टर्स जो है इनके, वो बहुत सारे जगह पे है हार्ट में और लंग्स में। जैसे कि जक्स्टा कैपिलरी रीजन ऑफ द अल्वियोलाई, पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में कुछ रिसेप्टर्स है, जे रिसेप्टर्स, वो भी रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं। या फिर वेंट्रिकल्स में है, एट्रिया में है, ग्रेट वेन्स में है, पल्मोनरी आर्टरी में, ऐसे जगह जगह पे रिसेप्टर्स है अलग अलग तरह के, और ये अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्सेस को ट्रिगर करते हैं और इनको कलेक्टिवली कहा गया है कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। लेकिन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कार्डियक रिफ्लेक्सेस। पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे दो रिफ्लेक्सेस की बात हम कर रहे हैं, एक है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स और दूसरा है बेजोल्ट-जैरिश रिफ्लेक्स। दोनों कार्डियक रिफ्लेक्सेस है। आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपको एक क्विक कंपैरिजन बता दूं बिटवीन द टू रिफ्लेक्सेस। है तो दोनों ही कार्डियक रिफ्लेक्सेस, दोनों ही आर ट्रिगर्ड बाय द रिसेप्टर्स इन द हार्ट, लेकिन दोनों में क्वालिटेटिव फर्क क्या है देखो। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम द एट्रिया, बेजोल्ट-जैरिश रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अच्छा, जब वेंट्रिकल्स में कहता हूं तब फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल या फिर वेंट्रिकल के अंदर जो कॉरोनरी आर्टरीज है, कॉरोनरी वेसल्स है, वहां से भी बेजोल्ट-जैरिश रिफ्लेक्स। दूसरा पॉइंट, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय मेकेनोसेंसिटिव रिसेप्टर्स इन द एट्रिया। बेजोल्ट-जैरिश reflex is triggered by chemosensitive receptors. They sense the chemical stimuli and they trigger the बेजोल्ट-जैरिश reflex from the ventricles. और तीसरा, जब ये मेकेनोसेंसिटिव receptors are triggering the reflex, it results in the tachycardia. तो रिमेंबर, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स elicits tachycardia, जबकि ventricular chemoreflex, that is basalt-Jarisch reflex, elicits bradycardia. So remember, these are important differences between the two reflexes. तो आपको ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ से ये रिफ्लेक्स अराइज हो रहा है, जस्ट बाय चेकिंग द हार्ट रेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्स है बेजोल्ट-जैरिश रिफ्लेक्स। डेफिनेशन वाइज तो मैंने इसको ब्रॉड डेफिनेशन में ही कैटेगराइज किया है कि एक्टिवेशन ऑफ द कीमोसेंसिटिव वेगल सी फाइबर्स। वेगस के सी टाइप के फाइबर्स कुछ होते हैं, एफरेंट फाइबर्स, तो ये ट्रिगर करते हैं इस रिस्पॉन्स को, मतलब रिसेप्टर्स ट्रिगर करते हैं और फिर ये फाइबर्स उसको सिग्नल्स लेके वेजोमोटर सेंटर तक लेके जाते हैं और रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। और रेस्पॉन्स क्या है?
रेस्पॉन्स इनहिबिशन ऑफ द हार्ट है। तो सबसे पहली बात आप ये नोट करो कि बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स इज एन इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। दूसरी बात ये नोट करो कि इट इज कार्डियो इनहिबिटरी एंड पल्मोनरी इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, यानी कार्डियो इनहिबिशन विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, and pulmonary inhibition in the form of apnea, cessation of breathing. Of course apnea के बाद थोड़ी देर के लिए rapid shallow breathing भी होता है, but main response is apnea. So overall basal gyrich reflex is an inhibitory reflex. It can be also called as coronary chemoreflex, क्योंकि coronary blood vessels में जो chemoreceptors है they are triggering this reflex. डायग्रामेटिकली अगर आपको बताएं तो कोई केमिकल्स या तो वेंट्रिकल के वॉल में है, पर्टिकुलरली एंडोकार्डियम में वेंट्रिकल के, या फिर कोरोनरी वेसल्स में। तो जब भी केमिकल जाएगा डाउन द कोरोनरी वेसल्स तब ये रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाएगा, बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स। तो या तो वेंट्रिकुलर वॉल, एंडोकार्डियम पर्टिकुलरली, या फिर कोरोनरी वेसल्स। और इसलिए हमने क्या नाम दिया? कोरोनरी कीमोरिफ्लेक्स। और क्या नाम दिया? वेंट्रिकुलर कीमोरिफ्लेक्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स के वॉल से ट्रिगर हो रहा है। या फिर कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्स क्या है? इनहिबिशन ऑफ द हार्ट, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बता दूं तो दिस वाज द फर्स्ट रिफ्लेक्स। देखिए प्रीवियस सेंचुरी में जब कार्डियक रिफ्लेक्सेस को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैकेनिकल स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स इन द हार्ट और फिर कार्डियक रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। ये एक कॉमन फाइंडिंग था। ये बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स ये पहला रिफ्लेक्स था जिसे आइडेंटिफाई किया गया कि ये नॉन मैकेनिकल स्टिमुलाई से ट्रिगर होने वाला रिसेप्टर है। और नॉन मैकेनिकल स्टिमुलाई मतलब केमिकल स्टिमुलाई। तो ये ऐसा अपने तरीका पहला रिफ्लेक्स है जो नॉन मैकेनिकल स्टिमुलाई से ट्रिगर किया जाता है, ये आइडेंटिफाई हुआ। इनिशियली इट वाज पुट फोर्थ बाय फॉन बेजोल्ड एंड लेटर रिविजिटेड बाय जैरिश, और इसलिए इसको बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स भी कहा गया, कहा जाता है। ऑलराइट, अब ये जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पहले तो कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया, जैसे कि वेराट्रम अल्कलॉइड्स। मोस्ट कॉमनली वेराट्रम अल्कलॉइड यूज किया जाता था, वेराट्रिडिन नाम है उसका। उसके अलावा और भी निकोटीन, स्नेक वेनम, सेरोटोनिन, कैप्साइसिन एक नॉक्शियस एजेंट है कैप्साइसिन, इसे भी इंजेक्ट करके देखते थे उस जमाने में। और इसे इंजेक्ट करने के बाद या इनको इंजेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मिलता है, ऐसा देखा गया और इसको नाम दिया गया कीमो रिफ्लेक्स। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कई सारे तो है भी नहीं बॉडी में, तो हमें ये रिफ्लेक्स स्टडी करने का फायदा क्या? यस, तो ये इसका आंसर देना जरूरी है कि वेराट्रम अल्कलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट फिजियोलॉजिकली, देन व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स? तो इसका जवाब ढूंढते हैं। बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स is activated during certain pathophysiologic conditions which are routinely encountered in the clinical practice, जैसे कि myocardial infarction, particularly inferior wall MI या posterior wall MI का पेशेंट होता है तो उसमें हाइपोटेंशन अक्सर होता है और इस वजह से उसे ट्रीट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एमआई को ट्रीट करना है, प्रीलोड हार्ट का प्रीलोड कम करना है, वेजोडाइलेटर्स देने हैं, और ऑलरेडी पर्सन इज इन हाइपोटेंशन, पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन, ऐसा देखा गया है। बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। और लेकिन वो पेशेंट हाइपोटेंशन में क्यों है? बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स। या फिर ड्यूरिंग मायोकार्डियल इश्चेमिया, तो मैंने कहा। उसके अलावा रीपरफ्यूजन, इश्चेमिया के बाद रीपरफ्यूजन भी होता है, तो उस रीपरफ्यूजन के टाइम में भी हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया देखा गया है, बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स। देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा।
तो ऐसा देखा गया है कि जब एक्यूट एमआई की सेटिंग है, सिचुएशन है, उस वक्त रिलीज ऑफ द नॉक्शियस केमिकल्स, और ये नॉक्शियस केमिकल्स दे स्टिम्युलेट अ चैनल। अब ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, पता है कौन सा चैनल इन द कॉरोनरी आर्टरीज? TRPV1। क्या आपने ये नाम पहले सुना है? हाँ, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल, TRP, और V स्टैंड्स फॉर वैनिलॉइड। तो ये एक पेन को या नॉक्शियस एजेंट्स को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर है। अब यहां पे वो रिलीज हो गए ड्यू टू द MI, और ये चैनल को डिटेक्ट करता है और इनिशिएट करता है बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। या फिर आपको यह भी पता होगा कि रीपरफ्यूजन जब होता है आफ्टर इस्चेमिया, देयर इज परफ्यूजन इज रिस्टोर्ड समटाइम्स। तो रीपरफ्यूजन के वक्त देयर इज जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये केमिकल्स है ना, तो ये केमिकल्स सेंस होते हैं वहां पे वेंट्रिकुलर वॉल में, और ट्रिगर होता है बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। तो ये है। तो ये अगर आपको पहले से पता हो तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं और उस क्लिनिकल सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। या फिर और सिचुएशंस बताए तो एजेंट्स यूज्ड एज रेडियो कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डाई इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वो जब कोरोनरीज के में जा रहा है तब उसको रेडियोग्राफिकली फॉलो किया जाता है, इमेजेस देखे जाते हैं कि भाई कहां पे ब्लॉक है। तो सोचिए केमिकल है आफ्टर ऑल, डाई मतलब वो यहां से जा रहा है, और कोरोनरी के वॉल में क्या है? रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स विल ट्रिगर बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। तो प्रोसीजर चल रही है और पेशेंट अपनिया और ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन में चला गया, तो आपको इसे एंटिसिपेट करके डील करने को आना चाहिए। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि हमें क्यों जानना है ये रिफ्लेक्स के बारे में। या फिर कोरोनरी इंजेक्शन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, जब ये इन्फार्क्ट वगैरह सिचुएशन होती है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स डाले जाते हैं डायरेक्टली इनटू द कोरोनरी आर्टरीज। ये भी केमिकल्स है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, तो ये भी ट्रिगर कर सकते हैं बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। तो ये क्लिनिकल सिचुएशंस है जो रूटीनली ऑकर होती है और वो ट्रिगर करती है बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। और देखिए होता क्या है, एपनिया, हाइपोटेंशन, और क्लिनिकली या थ्रेटनिंग हो सकती है सिचुएशंस। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि मैंने कहा कार्डियक कंडीशंस के साथ साथ हाइपोटेंशन हो गया बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स, तो एक डिफिकल्ट टू ट्रीट वाली सिचुएशन बन जाती है। और इसलिए अगर आप उसको पहले से अच्छे से जानते हो तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो, अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर सकते हो। ये उसका सिग्निफिकेंस है। नाउ दैट बीइंग सेड, अब देखते हैं कि इसका पाथवे क्या है। आपको पता है रिफ्लेक्स जो होता है उसका एक एफरेंट लिम्ब होता है, एक सेंटर होता है और एक इफरेंट लिम्ब होता है। तो एफरेंट लिम्ब मतलब रिसेप्टर, तो मैंने कहा पहले ही, नॉन एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर, पॉइंट नंबर 1। आपको पता है पैसिनियन कॉर्पस का जैसा रिसेप्टर है वो एनकैप्सुलेटेड है, यहां के जो है रिसेप्टर्स वो नॉन एनकैप्सुलेटेड नेकेड नर्व एंडिंग्स। और फिर एफरेंट्स कौन से है जो इसको यहां से हार्ट से सिग्नल लेके जाते हैं? वो है टाइप सी वेगल एफरेंट्स। तो वेगल नर्व फाइबर्स है लेकिन टाइप सी, आपको पता है ना, वो ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा, बी और सी। तो उसमें से ए और बी जो है वो माइलिनेटेड है और सी जो है वो अनमाइलिनेटेड है। तो उन सी फाइबर्स की बात चल रही है यहां पे कि वो सिग्नल्स लेके जाते हैं सीएनएस में सेंटर की तरफ। तो ये एफरेंट लिम्ब हो गया। और फिर सेंटर मेनली इन द मेडुला, आपको पता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और उसके आसपास के सेंटर्स, तो वहां पे सिग्नल रीच कर गया। और उसके बाद इफरेंट जो है, इफरेंट रिस्पॉन्स कैसे आता है? तो देयर इज एबॉलिशन ऑफ सिंपैथेटिक डिस्चार्ज टू द हार्ट, sympathetic support to the heart is withdrawn, तो obviously there will be bradycardia। और sympathetic discharge withdraw की वजह से vessels will also dilate, peripheral vessels dilate resulting in hypotension। तो bradycardia, hypotension because of these two reasons। तो नोट करो इस बात को
कि बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इज विथड्रॉन एंड मैसिव वेगल फायरिंग, मैसिव पैरासिम्पैथेटिक फायरिंग, जबकि बेन ब्रिज रिफ्लेक्स में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। वहां पे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज सडनली इंक्रीजेस एंड वेगल डिस्चार्ज इज विथड्रॉन। तो ये काफी फैसिनेटिंग है, दो रिफ्लेक्सेस कंप्लीटली ऑपोजिट नेचर के, दोनों ही स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द हार्ट और दोनों ही का बिल्कुल ऑपोजिट रेस्पॉन्स होता है। ओके, इट हैज बीन शोन एक्सपेरिमेंटली दैट द बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स इनहिबिट्स द वेजोमोटर आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्ट रेट मॉड्यूलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है अपने मतलब फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स ऐसा मान के चलते हैं कि ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आर इनवेरिएबली लिंक्ड, यानी दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाल के ही चलते हैं, दोनों एक साथ ही चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है, एंड दैट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन दिस रिफ्लेक्स कि ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट चेंज हो या ना हो तब भी इंडिपेंडेंटली ये सिर्फ वेजोडाइलेशन कर सकता है, या ये रिफ्लेक्स कह लो या जनरली इंडिपेंडेंटली वेजोडाइलेशन हो सकता है हार्ट रेट चेंज किए बगैर भी। तो इसका रीजन कि कौन सा एरिया इन द मेडुला फायर कर रहा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हार्ट रेट चेंज होगा या नहीं होगा। एनीवेज, तो ये तो एक एडिशनल पॉइंट था। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है ओवरऑल इन रिफ्लेक्सेस का? बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स तो मैंने कहा कि भाई ये रिफ्लेक्स होता है और रिफ्लेक्सेस प्रोटेक्टिव टाइप के होते हैं, तो केमिकल को जल्दी से आगे आगे पंप करना है या नहीं करना है, केमिकल को मेटाबोलाइज करके निकाल देना है, या बॉडी में सिग्निफिकेंस ना भी हो तब भी कम से कम आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्स हो रहा है बॉडी में और आप अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हो। लेकिन ओवरऑल कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो यहां पे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। जैसे अगर आपने केमिकल इनहेल किया और वो जो जे रिसेप्टर्स होते हैं ना इंटरस्टिशियम में, वो स्टिमुलेट हो गए, रेस्पॉन्स सेम रहने वाला है। एपनिया फॉलोड बाय रैपिड शैलो ब्रीदिंग, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, रेस्पॉन्स सेम है। लेकिन इसका पर्पस क्या? तो पर्पस ये है कि जैसे एपनिया हो गया तो आपने जो केमिकल इनहेल किया है ना, वो और ज्यादा जाएगा नहीं वेंटिलेशन के थ्रू ब्लड में, क्योंकि एपनिया हो गया। और फिर ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, तो एक तरीके से बॉडी को एक टाइम मिलेगा टू एलिमिनेट द टॉक्सिक केमिकल बिफोर इट कुड हार्म द वाइटल ऑर्गन्स। अपनिया और फिर फॉलोड बाय रैपिड शैलो ब्रीदिंग भी हो रहा है, तो जितना गया है वो वापस जल्दी जल्दी निकल भी जाए और मेटाबोलाइज हो फटाफट जितना भी गया है बॉडी में। तो इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्सेस है इनका कोई एक पर्पस होता है और मोस्टली वो प्रोटेक्टिव टाइप का पर्पस होता है, जिस वजह से ये रेस्पॉन्स जो होता है वो एलिसिट होता है। राइट। एक एडिशनल पॉइंट ये भी जानना पड़ेगा आपको कि हमने कहा ये कि बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स इज अ केमिकल रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स, वेंट्रिकुलर कीमो रिफ्लेक्स, लेकिन मैकेनिकल रिफ्लेक्सेस एंड कीमो रिफ्लेक्सेस ऑफन आर ओवरलैप्ड। मतलब ये जानना कठिन हो जाता है कई बार कि ये केमिकल ने ट्रिगर किया है या मैकेनिकली ट्रिगर्ड है, क्योंकि दोनों बहुत बार कॉमनली ओवरलैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजोवेगल सिंकोपी इज एट्रीब्यूटेड टू द बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स। और व्हाट इज वेजोवेगल सिंकोपी? एक सडन इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया या सडन पेनफुल स्टिमुलस दिया बॉडी को, तो अचानक फेंटिंग हो जाती है, क्योंकि अचानक वेगल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अब ये वेगल डिस्चार्ज बढ़ा है और सिंपैथेटिक विड्रॉ हुआ है, जैसा कि बेजोल जैरिश में होता है, तो वो किसी केमिकल की वजह से हुआ है या कोई मैकेनिकल स्टिमुलस है, अचानक ब्लड फ्लो बढ़ गया है हार्ट को, इसके बारे में क्लियरली जानकारी नहीं है और इसलिए ये बहुत ही ओवरलैपिंग सा टॉपिक हो जाता है। सो द पर्पस और क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ बेजोल जैरिश रिफ्लेक्स इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। हालांकि मैंने आपको कुछ उसके बताए पार्ट्स कि भाई क्या उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट इसके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है।
तो ये था बेजोल्ट जैरिश रिफ्लेक्स। अब देखते हैं दूसरा वाला, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स के सारे फीचर्स बिल्कुल उल्टे हैं बेजोल्ट जैरिश से। कैसे? तो देखो, इंक्रीज इन द हार्ट रेट सेकेंडरी टू इंक्रीज इन द सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम। सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट रेट अचानक इंक्रीज होना, यह है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले तो इसमें होता है टैकीकार्डिया, वहां होता था ब्रैडीकार्डिया। अच्छा, क्यों होता है? ट्रिगर कौन कर रहा है? सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम अचानक बढ़ा तो। ओके, अब ये सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम मतलब क्या? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम की तरफ आने वाला ब्लड वॉल्यूम, ये है सेंट्रल वीनस ब्लड वॉल्यूम। तो ये बढ़ने से ये रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। अब ये कैसे होगा? तो जैसे कि डीप फोर्सफुल इंस्पिरेशन वो करते हैं तो वीनस रिटर्न टू द राइट साइड इंक्रीजेस, है ना। या फिर मतलब उसकी वजह से होता है साइनस अरिथमिया। आपने सुना होगा डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त हार्ट रेट जो इरेगुलर होता है, विच इज कॉल्ड एज साइनस अरिथमिया। तो उसका बेसिस क्या है? बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। या फिर इंक्रीज ब्लड, अच्छा उसके भी पहले पोस्चरल चेंज, पोस्चर चेंज करने से अचानक ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आने लगा, राइट हार्ट की तरफ। या फिर जीरो ग्रेविटी में पर्सन है, आपको पता है ग्रेविटी की वजह से नॉर्मली क्या होता है, वीनस ब्लड इज पूल्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। लेकिन अगर पर्सन जीरो ग्रेविटी में चला जाए तो क्या होगा? मतलब वो जी सूट पहना या जीरो ग्रेविटी में चला गया, अचानक मोर ब्लड विल बी सक्ड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ग्रेविटी नहीं ना अभी। तो इस तरीके से इट विल ट्रिगर बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। या फिर ए पर्सन इज गिवन इंट्रावीनस सलाइन, तो आईवी सलाइन वेन में डाला है ना, तो जाएगा कहां पे? मेजर मतलब सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, मतलब कि वो राइट साइड में जाएगा। द पॉइंट इज इट विल गो टू द राइट एट्रियम। अच्छा, इसे आप याद कैसे रखोगे? मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। मोर ब्लड गोइंग टू राइट एट्रियम, इसका मतलब राइट एट्रियम का फिलिंग बढ़ा। राइट एट्रियम का फिलिंग बढ़ा, राइट एट्रियम में एम्बेडेड कौन है? एसए नोड है। एसए नोड इज पेसमेकर, तो वो स्टिमुलेट हो गया और वो सडनली ज्यादा नंबर ऑफ इंपल्सेस ट्रिगर करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो ये है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? तो जैसे ही एट्रियल मस्कुलेचर इज स्ट्रेच्ड, तो signals are generated from the stretch receptors in the wall of the atria, stretch receptors, और फिर they send the signals via A and B type of afferents। वहां बेजोल्ट जैरिश में थे C, यहां पे A and B, वो जाते हैं सिग्नल्स टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और अब वो जो रेस्पॉन्स वापस भेज रहा है हार्ट की तरफ, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये क्या कर रहा है? मैसिव इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड सप्रेशन ऑफ द वेगल टोन। तो अचानक से हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हार्ट के ऊपर प्री लोड बढ़ रहा है। देखिए, वीनस रिटर्न डिटरमाइंस द प्री लोड ऑन द हार्ट। तो हार्ट के ऊपर प्री लोड बढ़ रहा है, तो हार्ट इज रेस्पॉन्डिंग बाय व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट का रेस्पॉन्स इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज प्री लोड, दैट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। फाइनली देयर इज अ स्मॉल रिफ्लेक्स कॉल्ड एज हैरिसन्स रिफ्लेक्स। अब मैंने इसको इसमें जोड़ दिया है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्सेलरेशन ऑफ द रेस्पिरेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्रा एट्रियल प्रेशर। तो इंक्रीज्ड इंट्रा एट्रियल प्रेशर की वजह से sometimes there is acceleration of the respiration, it's called as Harrison's reflex। तो इस तरीके से कार्डियक रिफ्लेक्सेस है और उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आपको ये रिफ्लेक्सेस अच्छे से पता हो तो आप उस क्लिनिकल सेटिंग में हो, उस सिचुएशन में हो, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो और बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। यही इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है।